हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे कि जो एसिड और बेस सोल्यूशन होता है वो कितना स्ट्रांग है या फिर कितना वीक होता है। अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात किया है कि अगर कोई सब्सटेंस एसिड है तो उसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है और हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH माइनस आयंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर उसमें OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सब्सटेंस क्या होगा, बेस होगा। इतनी बातें हम लोगों ने कर ली है, लेकिन हम लोगों को यह देखना है कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक होगा और कितना बेसिक होगा। अगर हमको यह पता लगाना है कि सब्सटेंस एसिडिक है बेसिक है, तो हम लोग इसके लिए किसका यूज कर लेते हैं, इंडिकेटर का यूज कर लेते हैं, जो कि हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना। एक तो कॉमन इंडिकेटर होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोगों को यह पढ़ना है कि हमको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ कैसे पता लगेगी। ठीक है, लिटमस पेपर तो यही बताएगा ना कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या फिर कौन सा बेस है। फिनोक्सिलिन ये बताएगा कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कौन सा सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कौन सा सब्सटेंस अगर बेस है तो कितना बेसिक है। ठीक है, तो यहां पे जो अगला टॉपिक एनसीईआरटी का वो क्या कहता है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सोल्यूशन। एसिड और बेस सोल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की वो किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब हैसियत या फिर कितना पावरफुल कोई एसिड या फिर कोई बेस है। तो ये वाला पॉइंट हम लोग पहला पॉइंट नोट करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस solution depends on the concentration of H plus और OH माइनस आयन। ठीक है, तो जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब कि कौन सा एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये किस पे डिपेंड करता है, H प्लस और OH माइनस आयन के कंसंट्रेशन पे। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और बहुत ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और अगर OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर है ना। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं स्ट्रेंथ, है ना। तो हमारे सामने सवाल आता है, हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ, हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ। हम लोग स्ट्रेंथ किस तरह से डिटरमाइन करते हैं, तो स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यहां पे यूज करते हैं पीएच स्केल का। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अगला पॉइंट समझेंगे, टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। जैसे होता नहीं कि हम लोगों को मीटर नापना, सेंटीमीटर नापना, उसके लिए हम लोग स्केल का यूज करते हैं। अगर हमको डिस्टेंस बहुत ज्यादा नापना है तो हम लाइट ईयर्स में नाप लेते हैं। इसी तरह अगर हमको एसिड या बेस जानना है कितना स्ट्रॉन्ग कितना वीक होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस वी यूज द पीएच स्केल। ठीक है, तो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीएच स्केल का यूज करते हैं। और यहां पे जो पीएच का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये चीज है, पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक चीज आपको और जानना है कि ये जो पीएच है ना, ये किसके कंसंट्रेशन पे काम करता है, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे। जैसा कि होता नहीं कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल कैसे डिटरमाइन करता है कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर कोई सब्सटेंस बेसिक है। तो जो पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल किस को डिटेक्ट करता है, पीएच स्केल डिटेक्ट करता है H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को। जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही सब्सटेंस एसिडिक होगा, और जितना कम H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही मतलब सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक होगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पीएच स्केल है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, H प्लस आयन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगली चीज हमको ये देखनी है कि ये पीएच स्केल में नंबरिंग कैसे क्या होती है, और पीएच स्केल में हमको कैसे पता चलता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या फिर कोई सब्सटेंस बेस है। तो जब भी हम लोग बात करते हैं पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल एक इस तरह की स्केल है और इसमें नंबर होता है, कहां से कहां तक होता है, इसमें 0 से 14 तक का नंबर होता है, और 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है, एक ऐसी स्केल है जिसमें जो टोटल नंबर होता है कहां से कहां तक होता है, 0 से 14 तक होता है, बीच में 7 होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। 7 से हम लोग इधर जितने आएंगे, ठीक है, 7 से हम लोग जितना लेफ्ट साइड पे आएंगे उतना सब्सटेंस क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। यानी 7 से हम लोग जितना लेफ्ट साइड पे आएंगे, इधर साइड पे आएंगे, उतना सब्सटेंस क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। यानी कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि अगर कोई सब्सटेंस है और उसका जो पीएच वैल्यू है वो 1 है, तो वो कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है कि हाईली एसिडिक है, तो हाईली एसिडिक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इधर है। और अगर हम लोग बोले कि किसी सब्सटेंस का जो पीएच है वो 6.8 है, ये एसिडिक है कि बेसिक है कि वीक एसिड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये वीक एसिड है। ठीक है, 6.8 कैसा होता है, वीक एसिड होता है। और 7 क्या होता है, 7 न्यूट्रल पीएच होता है। न्यूट्रल का मतलब ना ज्यादा सब्सटेंस एसिडिक होता है ना ही ज्यादा सब्सटेंस बेसिक होता है। और जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाते जाएंगे, तो राइट साइड पे जाने पे क्या होगा, जो बेस है, बेस का कंसंट्रेशन बढ़ता है। यानी कि 7 के बाद जितने भी पीएच स्केल पे वैल्यू आती है वो सारी वैल्यू कैसी होती है, बेसिक होती है। 7 के पहले की वैल्यू क्या होती है, एसिडिक होती है। 7 के बाद की वैल्यू क्या होती है, बेस होती है। और जैसे 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 हम 14 तक पहुंचते हैं, सब्सटेंस और ज्यादा धीरे धीरे करके क्या होता चला जाता है, बेसिक होता चला जाता है। बात समझ में आई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे एक चीज की और चर्चा की गई। ये चीज तो जरूर याद रखना कि जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल किस पे काम करता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पे वर्क करता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, हम लोग किससे डिटरमाइन करते हैं, वी डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस विद द हेल्प ऑफ एन पीएच स्केल। पीएच स्केल में टोटल नंबर कितने होते हैं, 0 से 14 तक। 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 के पहले जितने नंबर होते हैं सारे एसिड होते हैं, और 7 के बाद जितने नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, बेस होते हैं। इतनी बातें हम लोगों ने यहां पे कर ली है। अगली चीज हमको क्या समझना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है यहां पे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ इंडिकेटर विच इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ अ डाई। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो अलग अलग डाइस का मिक्सचर है, विच गिव्स द डिफरेंट कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन डिफरेंट सब्सटेंस। यानी कि एसिड है, बेस है, वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, द यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज अ इंडिकेटर which is a mixture of a dye, it changes the color, at the different pH। ठीक है, तो यहां पे यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि मिक्सचर है अलग अलग डाई का, यानी अलग अलग कलर्स का मिक्सचर है जिसका कलर चेंज होता है अलग अलग पीएच पे। अब हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में आपकी एक एक्टिविटी साइड में दी गई है, वहां पे आपको कुछ चीजें दी गई हैं और ये पूछा है कि जो इसका कलर है, इसका कलर किस तरह से चेंज होगा, और ये जो सब्सटेंस है ये किस तरह का कलर देते हैं एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में। तो आइए अब हम लोग उस चीज को देखते हैं कि ये किस तरह का क्या कलर देते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी खोल के बैठो, पेज नंबर 26 में आ जाओ। पेज नंबर 26 में सबसे पहली चीज है यहां पे जो गैस्ट्रिक जूस है, हालांकि सलाइवा दिया गया है कि सलाइवा का कितना क्या पीएच होता है बिफोर एंड आफ्टर मील। तो बिफोर मील जो सलाइवा का पीएच होता है 6.8 है, आफ्टर मील सलाइवा का पीएच क्या है 5.8। ठीक है, तो बिफोर मील जो सलाइवा का पीएच है वो कितना है 6.8, इसको आप मेंशन कर लेना। और खाना खाने के बाद जो सलाइवा का पीएच होता है कितना होता है 5.8 होता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि जब खाना ब्रेक डाउन होता है मुंह में ना, तो जो एसिड होता है, देखो कैसे पीएच चेंज होता है सलाइवा का, ये समझो। पहले सलाइवा का पीएच कितना था 6.8, बाद में कितना हो गया 5.8। ये खाने के पहले है, ये खाने के बाद है। खाने के पहले इसका पीएच कैसा है, स्लाइटली एसिडिक, लेकिन खाना खाने के बाद उसका पीएच थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हो जाता है। इसका रीजन क्या है कि हमारे माउथ में क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कार्ब्स होता है, तो बैक्टीरिया क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, और जब ग्लूकोज को बैक्टीरिया यूज कर लेता है तो बदले में क्या
क्या निकालता है, एसिड। तो इस वजह से जो हमारे माउथ का पीएच है वो कैसा हो जाता है बच्चा लोग, एसिडिक हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि जो मुंह में सलाइवा होता है उसका पीएच जो है चेंज हो जाता है बिफोर एंड आफ्टर द मील। अगला यहाँ पे क्या है, लेमन जूस। यहाँ पे पूछा है जो लेमन जूस है उसका पीएच कितना होता है, तो लेमन जूस का पीएच करीब 2.5 होता है। ठीक है, 2.5 के आसपास जो लेमन जूस है उसका पीएच होता है। इसके बाद यहाँ पे है कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक का मतलब ये कोका कोला की बात कर रहा है, और कोका कोला का पीएच कितना होता है, 4.0। 4.0 पीएच किसका होता है, मतलब कोका कोला मतलब कोई भी एरिएटेड ड्रिंक जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है या जिसमें एयर मिली हुई है। ठीक है, एयर का मतलब एयर काफी प्रेशराइज करके उसमें भरा हुआ है, तो वो कैसे ड्रिंक होती है, एरिएटेड ड्रिंक होती है। जैसे 4.0 पीएच है, 4.0 पीएच किसका होता है, यहां पे एरिएटेड ड्रिंक। एरिएटेड ड्रिंक में जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। अब आपको पता है कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, ये बताओ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन मेटल, और हमको पता है कि नॉन मेटल आर, देखो मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, हम लोग ये पढ़े थे। नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो Na ना, यानी नॉन मेटल कैसा ऑक्साइड होता है, एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल, तो ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। तो जो एरिएटेड ड्रिंक है इसका पीएच कितना होता है, 4.0। यूबीपीसीएस का सवाल है, ठीक है ना, कि जो एरिएटेड ड्रिंक होता है उसका पीएच वगैरह कैसा होता है, तो उसका पीएच होता है 4.0 ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसका पीएच मतलब एसिडिक हो जाता है। इस वजह से कभी भी पेट में किसी तरह कोई समस्या हो, कई बड़े बुजुर्ग कहते हैं भैया पेट में समस्या तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। भाई साहब कोल्ड ड्रिंक पी लोगे, सत्यानाश कर डालोगे पेट का, 4 दिन बाद पता चलेगा कि पेट का हिस्सा गल गल के निकल रहा है। बात समझ में आई, तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, हालांकि अवॉइड होने नहीं पाती, लेकिन जितना कर सको उतना करो। अगला यहाँ पे क्या दिया गया है, एरिएटेड ड्रिंक के बाद, एरिएटेड ड्रिंक के बाद है यहाँ पे कैरेट जूस वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, इसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच कितना होता है, 10.0। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है, 10.0। ये जो यहाँ पे एक पीएच स्केल आपको इस तरह से दिख रही है ना, उसमें कुछ चीजें लिखी हुई है, तो आपको उसको मेंशन करना और आपको उसको लर्न कर लेना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं, एनसीईआरटी का कोई पॉइंट नहीं छोड़ना। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना है, 10। और यहां पे प्योर ब्लड दिया गया है, यानी कि जो ब्लड का पीएच होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ब्लड का पीएच, हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड हमारा बफर सॉल्यूशन भी होता है, ये चीज याद रखना। जो ब्लड का पीएच होता है 7.4 से 7.8 के बीच में वेरी करता है। हमारे जो ह्यूमन बींग्स का ब्लड है इसका पीएच कितना होता है, ब्लड का पीएच 7.4 से 7.8 के बीच में। और ये जो ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। अब यहां पे सवाल आता है भैया बफर सॉल्यूशन क्या होता है, केमिस्ट्री क्लास 11th में आप लोग पढ़ोगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर थोड़ा सा एसिड या फिर थोड़ा सा बेस मिला दोगे तो भी उसका पीएच चेंज नहीं होगा, वो अपना पीएच मेंटेन कर लेता है। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन, द बफर सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन, is the solution which resist the change in pH, change in पीएच। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें कि अगर थोड़ा बहुत कुछ पीएच का 19-20 असर भी आता है ना, तो भी किसी तरह कोई फर्क उसके पीएच पे पड़ता नहीं। और ये याद रखना बफर सॉल्यूशन के बारे में। और ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 से 7.8 के बीच में ब्लड का पीएच यहाँ पे लाई करता है। इसके बाद और कुछ तो नहीं है, टूथपेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा टूथपेस्ट के पीएच की बात कर लेते हैं, कि जो हम लोग ब्रश करते हैं, ब्रश टूथपेस्ट, उसका पीएच कितना होता है, तो टूथपेस्ट का पीएच होता है 8.0। 8.0 कैसे क्या होता है, इसको भाई हम लोग आगे पढ़ेंगे, कि जो हम लोग मंजन करते हैं, मंजन का पीएच कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, टूथपेस्ट का पीएच कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बात हो गई यहां तक, यूनिवर्सल इंडिकेटर वगैरह कंप्लीट हो गया। ठीक है, और ये बता ही चुके हैं कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो किस पे डिपेंड करती है, H+ आयन के कंसंट्रेशन पे और हाइड्रोक्साइड आयन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। अगली चीज हमको यहां क्या पढ़नी, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तब तक थोड़ा सा कुछ ज्ञान की बात जान लो। ओशंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, ओशंस कितने होते हैं, 5। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ।
और कौन कौन से ओशन होते हैं? पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। और ओशन और समुद्र में फर्क क्या होता है? ओशन आपस में इंटरकनेक्टेड होते, जुड़े होते हैं, और समुद्र आपस में जुड़े नहीं होते। ओशन के किनारे को समुद्र कहते हैं, या कोई बहुत बड़ा लेक है, वो चारों लेक है तो उसको अगर आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो उसको समुद्र कह देते हैं। जैसे अराल सी, अराल सी इज नॉट एक्चुअली अ सी, वो है क्या? लेक है, लेकिन उसका साइज बड़ा है तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? उसको हम लोगों ने बोल दिया, अराल को समुद्र बोल दिया। ठीक है, तो ओशंस कितने होते हैं? 5। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ठीक है, तो 5 तरह के क्वेश्चन होते हैं। चलो अब आगे आ जाओ केमिस्ट्री में। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसके बारे में अब हम लोग आगे की चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले यहां पे दिया है, आर प्लांट्स एंड एनिमल आर पीएच सेंसिटिव। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? आर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। बोल रहा है क्या प्लांट और एनिमल जो है पीएच सेंसिटिव होते हैं? भाई साहब बिल्कुल होते हैं। जो प्लांट और एनिमल है ना, ये नॉर्मली कैसे पीएच पे सरवाइव करते हैं? ये नॉर्मली सरवाइव करते हैं न्यूट्रल पीएच पे, या फिर इससे थोड़ा बहुत प्लस, या फिर इससे थोड़ा बहुत माइनस। तो जो प्लांट और एनिमल नॉर्मली किस पीएच पे सरवाइव करते हैं? एसिडिक पीएच और बेसिक पीएच पे नहीं, ये अप्रॉक्स किस पे सरवाइव करते हैं? करीब न्यूट्रल पीएच पे प्लांट और एनिमल सरवाइव करते हैं। एनसीईआरटी आपकी कहती है 7.0 टू 7.8, इस पीएच के बीच में जो प्लांट और एनिमल है ये आसानी से सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, अब आपको ये बताती है। आप लोगों ने मथुरा रिफाइनरी के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। मथुरा रिफाइनरी से क्या होता है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है ना, इतना ज्यादा पॉल्यूशन निकलता है कि उससे होता क्या है, उससे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सारी गैस क्या होती है, ये सारी गैस इस तरह से वातावरण में पूरी तरह से घुल जाती हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके किस चीज का फॉर्मेशन करती हैं? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। और जो रेन वाटर होता है ना, रेन वाटर का पीएच कितने से नीचे डाउन कर जाता है? 5.6 से, यानी रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाता है। जो बारिश होती है ऊपर से, उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है, और जब उसका पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो बबुआ लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग एसिड रेन। तो एसिड रेन क्या होता है? द एसिड रेन इज द रेन इन which the concentration of hydrogen ion is more, या फिर ऐसी रेन जिसका जो पीएच है 5.6 से कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। और इसका बहुत भयानक इफेक्ट दिखता है प्लांट और एनिमल पे, साथ साथ में मॉन्यूमेंट्स भी दिखता है। जो ताजमहल है आज के टाइम में येलो हो रहा है, इट इज ड्यू टू एसिड रेन। इस वजह से ताजमहल की हमेशा व्हाइट वॉशिंग करवाई जाती है। व्हाइट वॉशिंग आपको पता ही है, कैल्शियम ऑक्साइड से होती है। याद रखना, कई कॉम्पिटिशन में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो खैर ताजमहल की बात हो गई कि ताजमहल को हमने ऐसे बचा लिया, लेकिन इंसान को कैसे बचाएंगे और प्लांट को कैसे बचाएंगे? इंसान तो भाई साहब फिर भी बच जाएगा। मम्मी लोग कहती ना, भैया पहली बारिश में ना भीगो। मम्मी लोग बेवकूफ थोड़ी नहीं है, ऐसे ही उनके बाल नहीं सफेद हो रहे, इससे तुमको इतना बड़ा नहीं कर दिए। मम्मी लोग इस वजह से कहती है बारिश में मत भीगा करो, क्योंकि बारिश में क्या है? एसिड है, और एसिड के अगर कांटेक्ट में तुम्हारी स्किन आएगी तो फुड़िया, फुंसी, ये सारी समस्याएं तुमको होनी है, खुजली, ये सब होनी है। तो यहां पे तुमको ये समझना है कि एनिमल तो अपने आप को इस तरह से बचा लेते, ठीक है, हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनका क्या, प्लांट का क्या है ना, या और प्लांट के साथ साथ में जो रिवर एनिमल, रिवर में रहने वाले एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल। स्पेलिंग का थोड़ा यार 19-20 देख लेना है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है स्पेलिंग। एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल का क्या? तो एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं उनका क्या? अब बारिश तो हो गई ऊपर, ये तालाब है, और तालाब में ये ऊपर से क्या हुई? बारिश हो गई, और जब तालाब में ऊपर से बारिश हो गई, यहाँ पानी भर गया, और जो पानी का पीएच है ये कैसा हो गया? एसिडिक हो गया, यानी एसिड ज्यादा हो गया। तो तुम क्या समझते हो, मछली जल की रानी है तो रानी कहूं रही है? ऐसा कुछ नहीं है, रानियों निपट जाती बेचारी, डेथ हो जाती इनकी एसिड ज्यादा बनने की वजह से। तो इस वजह से फिर नदियों में क्या छुड़वाया जाता है, या लेक में क्या छुड़वाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना छुड़वाया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट क्या है बच्चा लोग? बेस है। बेस किसको न्यूट्रलाइज कर देता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो क्या प्लांट और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं? बहुत ज्यादा पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब इसी तरह हमारा पेट है, हमारे पेट का पीएच कितना होता है? पेट का मतलब जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसका पीएच कितना होता है? उसका पीएच करीब होता है 1.8। ठीक है, हमारे जो पेट से गैस्ट्रिक जूस निकलता है उसका पीएच कितना होता है? 1.8। अब अगर ये पीएच 19-20 हो जाए हमारी बॉडी में, 1.8 की जगह और कम हो जाए, 1.6 हो जाए या फिर 1.4 हो जाए, तो पेट की ऐसी तैसी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना? जिंदा रहने नहीं पाएगा इंसान। तो इस तरह से जो प्लांट और एनिमल है ये पीएच सेंसिटिव
होते हैं। पीएच सेंसिटिव का मतलब क्या, इनको पीएच से प्रभाव पड़ता है? तो बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, पहला पॉइंट तुमको क्लियर हो गया होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अच्छा, एक चीज और है, एसिड इन अदर प्लैनेट। दूसरे प्लैनेट में क्या एसिड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यहाँ पे किस प्लैनेट की बात कर रहा है? वेनस की आई थिंक बात कर रहे हैं ना। हाँ, वेनस का एटमॉस्फेयर कैसे होता है? थिक होता है, व्हाइट होता है, येलोइश होता है। तो जो वेनस है इसका जो एटमॉस्फेयर होता है कैसा होता है? थिक होता है, व्हाइट होता है, येलो होता है। कौन सा एसिड निकलता है? H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे रहता है। ठीक है, तो यहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती रहती है, H2SO4 की यहां पे बारिश होती रहती है। और H2SO4 की बारिश होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो जीवन है ना, यहाँ पे वातावरण संभव, मतलब यहाँ के वातावरण में जो जीवन है वो संभव नहीं है। अगला, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द pH of soil, pH of soil in your बैकयार्ड। जो pH है सॉइल का वो आपके बैकयार्ड में क्या है? बैकयार्ड का क्या मतलब होता है? आपके घर के पीछे जो गार्डन होता है ना, गार्डन, वहां पे जो सॉइल का pH है वो क्या है? तो देखो, नॉर्मली जो हमारे घर के गार्डन वगैरह है इसमें pH कितना होता है? 7.0, यानी न्यूट्रल pH होता है, क्योंकि प्लांट बेटर कैसे pH में ग्रो करता है? 7.0, यानी न्यूट्रल pH में, है ना। तो प्लांट ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल पीएच। लेकिन अब यहां पे दिक्कत क्या होती है ये समझो। अब ये तो अपने हाथ में है नहीं कि हम उसका पीएच हमेशा न्यूट्रल ही रख सकें। कभी एसिडिक पीएच भी हो सकता है, कभी बेसिक पीएच हो सकता है। अगर किसी वजह से इसका पीएच कैसा हो जाए? एसिडिक हो जाए। ठीक है, अगर किसी वजह से जो सॉइल है, मिट्टी है, सॉइल का पीएच कैसा हो जाए? एसिडिक हो जाए। अच्छा, पीएच की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर पीएच कम ज्यादा हो गया तो जो अच्छे से क्रॉप निकल रही ना, फसल अच्छे से निकलेगी नहीं। अगर गलती से सॉइल का पीएच एसिडिक हो जाए तो इसमें क्या करो? कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो या CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो। अब यहां पे क्या है? एसिड है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुमने क्या डाल दिया? बेस डाल दिया। ठीक है, तो फिर इसको डालने के बाद फिर से अपना पीएच चेक कर लो, तो सारी चीजें न्यूट्रल हो जाती, तो आराम से फसल ग्रो करने लगती है। तो पहली चीज ये हो गया कि अगर एसिडिक है सॉइल का पीएच तो इसमें हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? बेस। और बेस में क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा, अगर इसका पीएच कैसा हो गया? बेसिक हो गया। बेसिक का मतलब अगर बेस हो गया, तब हम इसमें क्या करेंगे? तब हम इसमें मैन्योर डाल देंगे। ठीक है, मैन्योर डाल देंगे या कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। कंपोस्ट और मैन्योर। कंपोस्ट मैन्योर क्या होता है? जो भी हमारे घर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं? गड्ढा खोदते उसमें डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं गोबर वाली खाद, उसको डाल देंगे। उसको डालने से क्या होगा? इसको डिकम्पोज करने कौन आएंगे? बैक्टीरिया। और जब बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करने आएंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? एसिड। और ये एसिड किसको न्यूट्रलाइज कर देगा? एक्सेस बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ बात आई? तो इस तरह से अगर जो मिट्टी है, मिट्टी बेसिक है, तो हम लोग मिट्टी को एसिड से न्यूट्रलाइज कर सकते हो। मैं जाके H2SO4 ना मिलाना कि ना सर जी पढ़ाने कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो तुम कहो लैब से चुरा ले जाओ H2SO4 और ले जाके अपने गार्डन में डाल दोगे, तो वो सब बराबर होगा, भाई साहब मार खाओगे, है ना। इस तरह से हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। ठीक, मैन्योर कंपोस्ट डालते हैं, उसमें बैक्टीरिया आता है, उसको क्या करता है? उसको मतलब खाता पीता है और आराम से उसको डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज करके क्या निकालता है? एसिड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? जो बैकयार्ड का पीएच है उसको हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। बात समझ में आई? अगला, बैकयार्ड के पीएच को पढ़ने के बाद हमारे पास जो अगला यहाँ पे टॉपिक है, अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है ये समझो, ध्यान से देखो। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच होता है 1.8, सबसे पहली बात। ठीक है, हमारे पेट में पीएच कितना होता है? 1.8। अगर किसी तरह कोई दिक्कत होती है तो इसको, अगर पेट में हमारे एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी, तो एसिडिटी बढ़ने पे हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटा एसिड। एंटा एसिड। और एंटा एसिड क्या होता है? इट इज अ मिल्ड बेस। It is a mild base which is used to neutralize the excess acid in the stomach। और इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCl।
CO3 बेकिंग सोडा, ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच हमारा कितना होता है 1.8, ठीक है। और ये कैसा होता है, एसिड होता है। और किस वजह से होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, HCl की वजह से। और अगर पेट में कभी भी, अब तुम बाजार पहुंच गए, तुम मोमोज खा लिए, चाट खा लिए, पकौड़ी खा लिए, पकौड़ा खा लिए, इसके साथ साथ फुल्की 300-400 खा लिए, तो क्या होगा, तुम्हारे पेट में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो इस दिक्कत को सही करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। एंटासिड क्या होता है, मिल्ड बेस होता है, कोरोसिव बेस नहीं होता, नहीं तो पता चला तुमको वो पिला दे, सोडियम हाइड्रोक्साइड पिला दे। ये कैसा होता है, मिल्ड बेस होता है, विच इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। क्या है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीश, लोग इसको भी पता नहीं यूज करते नहीं करते, लेकिन ये भी बेस है, तो ये भी एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो यहां पे ये चीज है। अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, पीएच ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। चलो, टूथ डिके यानी दांत का खराब हो जाना। तो टूथ डिके का कॉज क्या होता है, सबसे पहले हम लोग टीथ के बारे में जानते हैं, अपने दांत के। जो हमारा दांत होता है, हमारे दांत के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, किसकी, एनामेल की। एनामेल क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस। हमारे शरीर में जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है क्या होता है, एनामेल होता है। और एनामेल का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, APATIT, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये यूपीपीसीएस का सवाल है, मजाक नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी से सवाल उठता है, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे यूपीपीसीएस देख लो, एनडीए देख लो, सीडीएस देख लो, खलासी चपरासी सफाई कर्मी, कोई सब एग्जाम देख लो। बहुत लोअर एग्जाम की तो बात नहीं करते हैं, लेकिन जो जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनते हैं सब एनसीईआरटी से बनते हैं। लड़का कहां पढ़ के जाएगा, इनमेल 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 रटे पड़े हैं, कैल्शियम 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 रटे पड़े हैं, समझ बात आई। और उसमें ऑप्शन भी यही दे दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। अब लड़का कैल्शियम पढ़े हैं, जी जान से पढ़े हैं, का टिक करेगा, कैल्शियम, नंबर किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और निपट जाएगा, वहीं पे धुआं देगा जब रिजल्ट आएगा। तो ये ध्यान रखना, इसको बताने का बस यही रीजन था। एनसीईआरटी एक एक लाइन पढ़ा करो, घोर के पी लो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ज्यादा कुछ नहीं है, आगे समझो। जो यहाँ पे टूथ डिके है, भाई साहब लड़की इतना परेशान है, ई पब्लिकेशन पढ़ लो, ऊ पब्लिकेशन पढ़ लो, ई वीडियो देख लो, ऊ वीडियो देख लो, वो सब सारी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे जितने टीचर हैं लड़कों की। मतलब जिंदगी बर्बाद करने क्या मतलब, सबको नहीं कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टीचर क्या है, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, और एनसीईआरटी छोड़ दो, सब पढ़ो एनसीईआरटी छोड़ दो। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ो, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो यहां पे देखो टूथ डिके का क्या है, जो दांत होते हैं दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब इनेमल में पानी कितना भी जाएगा खराब नहीं होगा, लेकिन ये खराब किस वजह से होता है ये समझो। इनेमल में दिक्कत कैसे होती है, अब जैसे मान लो तुम अपने दोस्त की पार्टी में गया, दोस्त की पार्टी में गया, तुमने क्या किया, 250-300 ग्राम उसका केक खा लिया, वो 300-400 तुमने डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा ली, और चॉकलेट खाने के बाद तुम वहां पे खूब नाचे है ना, दुनिया भर के डांस में, पतली कमरिया फलाना ढमकाना वाले डांस में। और जब तुम नाच के अपने घर पे आए तो तुम थक के चूर थे, और थक के चूर थे, तुम ब्रश करना बोली और ब्रश करना बोली, तो तुम सो गए, और तुम सो गए तो रात में फिर इसके बाद बैक्टीरिया तुम्हारे पेट में निकलते, कौन निकलते हैं, बैक्टीरिया। और भी बैक्टीरिया डांस करते हैं किस गाने पे, पतली करे कमरिया मोरी हाय हाय हाय। और जब बैक्टीरिया पे डांस करते हैं तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो तुम्हारे दांत में लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, चॉकलेट, चॉकलेट का मतलब शुगर, बैक्टीरिया इस पे क्या करते हैं, टूट पड़ते हैं, और इस शुगर को तोड़ के किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का, ग्लूकोज कहे बनेंगे है यार, शुगर को तोड़ के किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एसिड क्या करता है, तुम्हारे दांत का सत्यानाश। बात समझ में आई कि नहीं बबुआ। तो ऐसे ही दांत चला जाता है, ठीक है। तो कभी भी क्या करना चाहिए, मंजन कर लेना चाहिए। कहे मंजन में क्या होता है ये समझो, मंजन में होता है बेस, और जो टूथपेस्ट होता है उसका पीएच कितना होता है 8.0, और ये किसको बराबर कर देता है, एसिड को बराबर कर देता है। इस वजह से रात में ब्रश करके सोना चाहिए, लेकिन ब्रश भी नॉर्मल करना चाहिए, इतने तेज से ना करो कि तुम्हारा इनेमल ब्रश के रगड़े से खी आ जाए, पूरा बर्बाद हो जाए। आजकल यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं डेंटिस्ट से, कहते हैं सर एक्चुअली आई एम डूइंग टू टाइम अ ब्रश बट माय बॉडी इज स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ टीथ पेन या टूथ पेन।
तो कहे ना फेस करी भैया, रगड़ रगड़ के साफ कर रही हो, आए तो इनेमल है ना, इसे ना सही तो ऐसे बर्बाद सही। तो ब्रश भी करना चाहिए तो थोड़ा इज्जत से करना चाहिए, प्यार से करना चाहिए ना, अति किसी भी चीज की खराब होती है। और हम तो कहेंगे एक टाइम दातून कर लो, सबसे बढ़िया, दोनों में से एक टाइम कोई मान दो दातून, उससे दांत भी सही रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ेगा, और अंदर अगर थोड़ा बहुत चला गया तो बैक्टीरिया मारता है, क्या दिक्कत है दातून से, है ना। लेकिन देसी आदमी कहाँ करी हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब देसी करेंगे लेकिन आजकल खतरनाक बच्चे कहाँ करते हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चा लोग। पीएच एज अ चेंज ऑफ टूथ डीके, ये हो गया, बस यही चीज है, ठीक है। पढ़ जरूर लेना एनसीईआरटी एक एक लाइन, कोशिश करेंगे पढ़ा दे, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो तुम वो चिल्ल रही हो, तो थोड़ा सा समझो। आगे पढ़ते सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू केमिकल वेलफेयर। सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू केमिकल वेलफेयर यानी, अब जैसे मान लो मधुमक्खी है, अगर मधुमक्खी काटती ना होती, उसके पास डंग ना होता, तो तुम उसको ऐसे पकड़ लेते, ऐसे ऐसे नचाते, उसके डोरी बांध लेते, ऐसे ऐसे उड़ाते, समझ आता है। तू ब्रह्मा जी की तपस्या की, कई ब्रह्मा जी हमका कुछ वरदान दे दो, ब्रह्मा जी कहने जाता था तो तुमका फॉर्मिक एसिड दे दिया। तो यहां पे जो बी होती है और एंट होती है, मधुमक्खी और एंट, इनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड, मिथेनॉइक एसिड। तो जब भी हमको मधुमक्खी काटती है या फिर चींटी काटती है, तो उसमें कौन सा एसिड होता है बबुआ लोग, फॉर्मिक एसिड या फिर मिथेनॉइक एसिड होता है, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, यहां पे एक चीज और है, इसको हम लोग न्यूट्रल किससे कर सकते हैं, बेकिंग सोडा। और अगली चीज पे यहां पे चलते हैं, एक चीज और है आगे, डू यू नो। डू यू नो में बहुत बढ़िया चीज दी गई है, भगवान जी जहां पे कोई दिक्कत भेजते उसके साथ उसका वो भेज देते हैं, क्या 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 भेज देते हैं, सोल्यूशन भेज देते हैं। जैसे निटिल लीफ, निटिल लीफ, निटिल लीफ में भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनॉइक एसिड होता है, ठीक है। और निटिल लीफ में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनॉइक एसिड। तो जब भी तुम जंगल से जा रहे हो और अगर तुम्हारे पैर में निटिल की पत्ती चुभ गई, तो तुमको क्या होगा, वहां जलन शुरू हो जाएगी। लेकिन टेंशन ना लेना, वहीं पे एक और तुमको प्लांट मिलेगा, डॉग प्लांट। डॉग प्लांट कैसा होता है, बेस होता है। तो जो नेचर होता है ना, नेचर हमेशा अगर कोई दिक्कत देता है तो नेचर उसके साथ साथ कुछ ना कुछ उसका मतलब वो दे देता है, सोल्यूशन दे देता है। इसके बाद देख लो, विनेगर, सिरका में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड, टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, और कर्ड में लैक्टिक एसिड, ये तुमको पता ही है, लेमन में सिट्रिक एसिड, बचपन से पढ़ रहे हो। एंट और निटिलिस्टिंग, ये तुमको आता ही है, ठीक है। तो यहां तक तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं, खत्म यहां तक। आगे पढ़ते हैं, यू हैव अ टू सोल्यूशन ए एंड बी। इसको थोड़ा क्वेश्चन देख लो एनसीईआरटी का, ठीक है। भाग्यो नहीं तो वीडियो छोड़ के तुम भाग जाओगे, नहीं अब होगा सवाल तो हम क्या होते हैं, जान लो थोड़ा सा कैसे लगा हुआ सवाल, आगे समझते हैं। पहला सवाल देखो क्या कह रहा है, यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए 6। जो सोल्यूशन ए है उसका पीएच कैसा है, 6। ये तुमको बता रहे क्वेश्चन हैंडल कैसे किया जाता है, बाकी उसी यार तो तुम आई हो। 6 एंड पीएच ऑफ सोल्यूशन बी इज 8। सोल्यूशन बी का पीएच कितना है, 8। इसके बाद क्या कह रहा है, विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, विच ऑफ दिस इज एसिड एंड विच इज बेस। तो ये भैया क्या है, बेस है, ये क्या है, एसिड है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा रहेगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे H प्लस आयन क्या है, ज्यादा, यहाँ पे कौन सा आयन ज्यादा है, OH माइनस आयन। दूसरे के सवाल पे आओ, व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, ऑन इंक्रीजिंग द H प्लस आयन द सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। तो लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग द H प्लस आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। अगला क्वेश्चन है, डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयन। बिल्कुल हाँ। क्या जो बेस होता है, ध्यान से समझना, बेस में क्या H प्लस आयन होता है, तो बेस कंटेन H प्लस आयन, बेस कंटेन H प्लस आयन, बेस में H प्लस आयन होता है। अब जब बेस में H प्लस आयन होता है तो बेसो कही दे हमहू एसिड बनब, लेकिन बेस एसिड नहीं बने पावत है, कहे नहीं बने पावत है, कहे कि H प्लस आयन होता है लेकिन कम होता है। समझ बताई, हमरो पास तो पैसा है, हमो कह दी हम अंबानी बनब, लेकिन का बन जावे का कम है अंबानी से, समझ बात आई। तो यहाँ पे जो बेस है, बेस के पास क्या H प्लस आयन होता है, बेस के पास क्या निकल रहा है यार मुझसे, बेस के पास H प्लस आयन होता है, लेकिन बेस के साथ क्या दिक्कत होती है कि बेस कंटेन H प्लस आयन इन वेरी लो कंसंट्रेशन, इस वजह से वो बेस होता है, और इसके पास OH माइनस ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये रीजन है। आगे बढ़ते हैं, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन। देखो अगला वाला क्वेश्चन भाई साहब जबरदस्त है, बढ़िया सवाल है। ये वाला सवाल पढ़ लेते हैं आज के लिए, इसके बाद बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
क्या है, अंडर विच सॉइल कंडीशन डू यू थिंक फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ अ फील्ड विथ क्विकलाइन या स्लेक्ट या कैल्शियम कार्बोनेट? क्विकलाइन, स्लेक्ट या कैल्शियम कार्बोनेट से ट्रीटमेंट क्या होगा? जब सॉइल का पीएच कैसा होगा? एसिड होगा। समझ पाता है? एसिड को बेस करने के लिए क्विकलाइन, स्लेक्ट लाइन, CaOH का होल ट्वाइस ना, स्लेक्ट लाइन CaOH का होल ट्वाइस, या फिर CaCO3 जब सॉइल का पीएच कैसा होगा? एसिडिक, क्योंकि ये सारे कैसे हैं भैया लोग? ये सब है बेस हैं। समझ बात आई? आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल हम लोग पढ़ेंगे मोर अबाउट सॉल्ट।